अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल जूं आगे बढ़ रही है, वैसे ही नए से नए जोड़ तोड़, नई से नई बातें, नई से नई चीज़ें सामने आ रही हैं। आज ही की बात कीजिए तो मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करना है तो फिर अदालत के कहने पर ही तमाम काम हो रहे हैं, तो फिर हम शफाफ इलेक्शन की कैसे बात कर सकते हैं। उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया और इस बात का खदशा पेश किया कि अगर सिक्योरिटी की मखदूज सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन खुद तस्लीम कर रहे हैं, और अगर इलेक्शन में उनके किसी कारकुन को कुछ होता है या उनका कोई कारकुन खुदा न खास्ता शहीद होता है, तो फिर इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन होंगे। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि अगर हम इलेक्शन को आगे लेके जाने की बात करते हैं, सिक्योरिटी खदशात की बात करते हैं, तो फिर इस बात को सामने लाया जाता है कि शायद हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाए। अगर सिक्योरिटी की सूरत मखदूश है तो कैसे जो है वो वोट पोल हो सकेंगे। दूसरी जानिब आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो शहदाए पाकिस्तान है उनको खराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से जो अब तक की सूरत हाल है उसके ऊपर भी तसल्ली का और इज़हार किया गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सामने आई कि इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए जो भी तकाजा, जो भी सिक्योरिटी की सूरत हाल इलेक्शन कमीशन का तकाजा होगा उसको पूरा किया जाएगा। लगता यह है कि हर तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन का मामला है 8 फरवरी का, ये कंक्लूड हो, अच्छे तरीके से कंक्लूड हो, ऐसा तरीके से कंक्लूड हो। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ एक तरफ तो बल्ला वापस लेने के लिए तगोदो कर रही है, तो दूसरी जानिब अपने ही बानी चेयरमैन को जो है बचाने की कोशिश कर रही है। इसकी एक सूरत हाल यह भी है कि साइफर केस जिसका ट्रायल चल रहा था जेल में, और इन कैमरा ट्रायल है और मीडिया की महदूद वहां पे एंट्री है, हर चीज़ है, उसको कभी एक दरखास्त के जरिए जो है वो चैलेंज किया जाता है और कभी दूसरी दरखास्त के जरिए चैलेंज किया जाता है। साइफर केस भी आज हाई कोर्ट में गया और वहां पर यह प्ली ली गई कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, जेल में ट्रायल हो रहा है, जिसके बाद हाई कोर्ट से 11 जनवरी तक साइफर का जो केस है उसकी इन कैमरा ट्रायल को रोका गया है। तीसरी तरफ जो हुकूमती ऐवान है और हुकूमत की जानिब से जो लोग हैं या FIA के जो लोग हैं, उन्होंने मैक्सिमम जो गवाहान हैं उनके बयान जो है कलमबंद करवा दिए हैं, और उन बयानात कलमबंद करवाने वालों में आजम खान जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, असद मजीद भी शामिल हैं। साइफर केस को क्यों डिले किया जा रहा है? ये वो तहरीक इंसाफ जो चाहती थी कि लोगों का स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल होकर सजा और जजा का फैसला हो, आज तहरीक इंसाफ स्पीडी ट्रायल को स्लो करवाने के लिए तगोदो कर रही है। कहीं इसके पीछे यह मामला तो नहीं कि बानी को सजा ना हो और इस मामले को लटकाया जाए ताकि वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहें और इलेक्शन कंटेस्ट करें, और 8 फरवरी को जब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर लेंगे तो फिर एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो सामने आ सकता है। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार भी होंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर रमेश कुमार को अब तक लोग बतौर पॉलिटिशियन ही जानते हैं, लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार ने भी एक कॉलम लिखा 21 दिसंबर को रोजनामा जंग में, और ये कहा कि सितारों की चाल के मुताबिक और उनकी मालूमात के मुताबिक 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किंग पार्टी के तौर पर सामने आएगी और सदर आसिफ जरदारी जो है उनका बड़ा कलीदी रोल होगा इस्लामाबाद के राज सिंहासन पे, और सदर आसिफ जरदारी ही तय करेंगे कि अगली हुकूमतें कैसे बनेंगी और कैसे नहीं बनेंगी। डॉक्टर रमेश कुमार ये भी कहते हैं कि नून लीग जो है वो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग हुकूमत बनाएगी, अक्सरियत लेगी, शायद ऐसा तासुर जो है वो गलत साबित होगा 8 फरवरी के बाद। उनका यह भी कहना है कि पंजाब में भी जो है नून लीग वो सादा अक्सरियत से हुकूमत नहीं बना पाएगी। डॉक्टर रमेश कुमार खुद पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके और वो डिफेंस से इलेक्शन लड़ने के मुतमन्नी हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 249 से। डॉक्टर रमेश कुमार ने MQM और दीगर जमातों के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है, और उनका जो कॉलम है वो ये बताता है कि शायद जो पॉलिटिकल सिनेरियो पोर्ट्रेट किया जा रहा है वैसा नहीं है, और ये बात अभी मुख्तलिफ हलकों में जेर गर्दिश है कि नून लीग की जो ये हवा क्रिएट की जा रही है कि नून लीग अगली हुकूमत बनाएगी, शायद ये हवा इस तरीके से दुरुस्त साबित नहीं होगी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में, तमाम सूरत हाल में कि क्या इस वक्त साइफर का ट्रायल क्यों रुकवाया जा रहा है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब की जो पेशगोई है वो क्या है, और इसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको कोई एड्रेस करेगा या नहीं करेगा। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मामले को 8 फरवरी तक लेके जाएगा और इलेक्शन करवा के अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा बखूबी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ये तमाम जो सूरत हाल है इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
डॉक्टर साहब मैं बात शुरू करूंगा आपके 21 दिसंबर के उस कॉलम से जो जंग अखबार में छपा, इस्लामाबाद का राज सिंहासन कौन होगा, और आपने कहा कि सितारों की चाल और मालूमात बता रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सदर जरदारी का रोल बड़ा की रोल होगा। किस बुनियाद पे ये बात आपने लिखी? देखिए काशिफ, मुख्तलिफ पहलू होते हैं सियासत के। एक तो मैं पॉलिटिकली अभी 20-22 साल हो गए हैं असम्बली में और सियासत में, वो भी विजन रखता हूँ और लाजमी है इस्लामाबाद में उठता बैठता हूँ, तो वो भी उसके ऊपर भी मेरी नज़र होती है। मगर उससे ज़्यादा वैदिक नॉलेज जो है ना, 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिसके साथ मेरी एक इंटरेक्शन रहती है, और जब भी उन्होंने जो इंटरेक्शन की है, और माजी में मुशर्रफ साहब के बारे में, मोहतरमा के बारे में, चाहे खान साहब के बारे में, चाहे अभी जरदारी साहब के बारे में, और उसी जो भी प्रेडिक्शन होती है उसके ऊपर मैंने देखा है कि वो सही निकलती है। इन सारी चीज़ों का जब मैं कंसेशन बनाता हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि आप 2002 से आज तक गवर्नमेंट में रहे हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल मैं गवर्नमेंट रहा हूँ, और मैं आज भी ये बता सकता हूँ कि अब ये इस्लामाबाद का राज सिंहासन एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, एज़ पर हालात, एज़ पर माय पॉलिटिकल विजन, और ये चीज़ें जो है इस्लामाबाद का राज सिंहासन जो है वो जरदारी साहब के बॉल में जा रहा है, और जरदारी साहब का मेन रोल होगा, किंग मेकर होगा, गवर्नमेंट को लीड करेगा। इस मरतबा झगड़ा गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगा, अपोजिशन के ऊपर होगा, कि नवाज शरीफ कहेगा कि PMLN अपोजिशन में बैठे, PTI कहेगी कि हम अपोजिशन में बैठे हैं। तो ये हालात बनेंगे, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि जो प्लान ये था कि भाई नवाज शरीफ आएगा और पेनिट्रेट कर सकेगा, आवाम का रुझान बढ़ता जाएगा, मुझे उस चीज़ों के अंदर कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। इवन बलूचिस्तान के अंदर जो एक माहौल पैदा किया गया, और अब उन लोग जो बलूचिस्तान के लोग जो PMLN में गए हैं, मजबूत लोग गए हैं, मगर उनकी सीटें भी PMLN में जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी हैं। MQM एक पहले यानी कि आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो इस टाइम माहौल बनाया जा रहा है कि नून लीग हुकूमत बनाएगी और लीड करेगी, नून लीग हुकूमत बनाने की बजाय मरकज में अपोजिशन में बैठेगी, और पंजाब में क्या होगा? देखिए, नून लीग का मैं पंजाब के अंदर भी मेजॉरिटी नहीं देख रहा, पंजाब के अंदर भी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं देख रहा कि पंजाब की भी हुकूमत बना सके, क्योंकि पंजाब में अगर ये लीड के दौरान मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा नज़र आते तो उनके सितारे फिर भी ठीक थे, मगर मरियम नवाज़ के और मियाँ नवाज शरीफ के सितारे बहुत पीछे हैं, और इस वजह से मुझे कोई उसके अंदर उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये दोनों जो है वो कोई पंजाब के अंदर कोई लीड करते हुए नज़र आएँ। पंजाब के अंदर भी मखलूत हुकूमत होगी और फेडरल में भी मखलूत हुकूमत होगी। अब उसके अंदर आप देखें कि फेडरल के अंदर जब सिंध और बलूचिस्तान दोनों में वाज़े अक्सरियत के साथ जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, तो उसका असर ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो रिकन्सिलेशन की सियासत है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के हालात की ज़रूरत है, और उसमें जरदारी साहब का रोल, पीपल्स पार्टी की मफाहमत की पॉलिसी जो है वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेटर जो है वो हालात में पाकिस्तान के हालात को आगे डॉक्टर साहब और इसी वजह से जो है ये जा रही है। आपकी जो गुफ्तगू है वो तो इस बात की दलील लगती है जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब ये नारा लगाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। आप तो पंजाब में भी उनकी मखलूत हुकूमत देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम सारी नशिस्तें जीत के अक्सरियत लेंगे। राना सनाउल्लाह का भी ऐसा बयान है। ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? देखिए, मैंने सितारे जब देखे थे 2021 में भी और 2023 में भी, 2021 में भी जब सितारे देखे थे तो मैंने इमरान खान को मैंने दिसंबर 2021 में मैंने बताया कि आपके हालात सही नहीं हैं और आपकी हुकूमत मार्च में चली जाएगी, और मुझे ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। उस टाइम पे जब और मुझे बुलाया था खान ने, अली जैदी भी उस वक्त बैठा था, तब मैंने कहा कि सर अब हालात नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, और मैंने उस वक्त उनको बताया था, और मगर उनको समझ में नहीं आई। जब शहबाज शरीफ आया, मैंने कहा अगर अभी आप इलेक्शन करते हो तो फ़ायदे में जाओगे, अगर आगे आप इलेक्शन करोगे तो जून के बाद खान के सितारे इतने मजबूत होते जाएंगे कि आप इमरान खान की पॉपुलरिटी को भी जो है वो रोक नहीं सकोगे।
तो ऐसे ही हुआ। अब यह है कि सिंध के अंदर पीटीआई के लिए कुछ नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, मगर पंजाब और केपीके के अंदर जो है वो जो भी डेंट पीटीआई की वजह से पड़ेगा वो पीएमएल-एन को पड़ेगा। और पीएमएल-एन को इसी वजह से ही जो है वो एक मैदान में उतारा गया कि पीएमएल-एन जो है वो पीटीआई को डेंट डाल सकेगी, मगर इत्फाकन से पीएमएल-एन पीटीआई को डेंट नहीं डाल सकी। और काफ़ी सीटें जो है वो पीटीआई के जो लोग आगे हैं वो सीटें ले लेंगे। इमरान खान का मैं इम्पॉर्टेंट रोल सियासत में नहीं देख रहा, क्योंकि कर्मा थ्योरी उसके फेवर में नहीं है। सितारे उसके ज़रूर फेवर में है, मगर कर्मा थ्योरी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है सितारों के साथ। वो कर्मा थ्योरी उसके फेवर में नहीं है, जबकि आसिफ जरदारी की जो कर्मा थ्योरी है वो उसके फेवर में है। इस वजह से 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो उसकी बर्थडे के मुताबिक आसिफ जरदारी जो है वो आपके इस्लामाबाद के राज सिंहासन के अंदर पीपुल्स पार्टी के जिए भुट्टो के नारे मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं, फजल रहमान साहब ने भी आज न्यूज कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो जरूर करवाएं, लेकिन सिक्योरिटी के हालात मखदूश हैं और अगर हमारे कारकुनान शहीद हुए तो उसकी जिम्मेदारी हम किस पे डालेंगे। और अदलिया को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि अदलिया के दबाव पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया। आप भी कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं, सितारे क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं ना? देखिए, मैंने आज ही मेरा एक ARY पे भी इंटरव्यू चला। उस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जैसे मौलाना साहब की एक पॉपुलैरिटी जो उनको था कि मैं वहाँ पे बलूचिस्तान में ज़्यादा सीट ले सकूँगा, मगर इत्फाकन से वहाँ पे पीपल्स पार्टी काफ़ी पेनिट्रेट कर चुकी है, नेशनलिस्ट जो है वो पेनिट्रेट पहले हैं, तो इस वजह से वहाँ पे वो JUI को वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। सेम उस तरीके से आप JUI को जैसे आप ये खदशात और ये इलेक्शन के बहाने आप देखने में आ रहे हैं, यही बात मैंने कहा है कि मियाँ साहब भी थोड़े दिनों के बाद यही बात करेंगे कि ये हुआ, और जब ये देखेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सब लोगों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब मिलेगी तो फिर जो है ये कहेंगे कि यार अगर यही करना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया। तो इस वजह से वो भी आज मौलाना साहब की स्टेटमेंट सुनी है, थोड़े दिनों के बाद आप नून लीग की भी स्टेटमेंट सुनेंगे। और मैंने ये भी बात की है कि हो सकता है कि मियाँ साहब की तबीयत सही नहीं हो और वो जनवरी में इलेक्शन से पहले ही जो है वो आपको लंदन में नजर आए। तो ये बातें हैं। मैंने इस तरह से अगर की बात की है, नहीं जो हालात जो जा रहे हैं और जो रिजल्ट मुझे देखने में आ रही है, उस रिजल्ट के नतायज को देखते हुए ये लोग ऐसी बातें जरूर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सिक्योरिटी के हालात, क्या सिक्योरिटी के हालात आपको वो याद नहीं है? 2008 का दौर आपको याद नहीं है? 13 का दौर याद नहीं है जब सवात में पाकिस्तान के झंडे नहीं लगते थे? वो हालात आपको याद नहीं है जब फाटा के अंदर घूम नहीं सकते थे? तो अब उससे और वैसे तो हालात नहीं है ना। मगर अगर जो पॉलिटिकल पार्टी जी मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो एनालिसिस है और जो सितारों की चालें और जो सारी चीजें आप सम अप कर रहे हैं, तो अगर हम ये तय करें कि तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो ज्यादा नशिस्तें पहले नंबर पे कौन लेगी, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? मैं तीनों को तकरीबन बराबर देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी। और तीनों को जो है मैं बराबर देख रहा हूँ। सिंध के अंदर जो है आप समझ लें कि अगर 61 सीटें हैं MNAs की, तो उस 61 में से मैं 45 to 48 सीट पक्की जो है वो सिंध में मैं पीपुल्स पार्टी की देख रहा हूँ। और आप जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अंदर में भी 4 से 5 MNA की सीटें जो है वो मैं कम से कम पीपुल्स पार्टी की देख रहा हूँ। और सेम कंडीशन KPK के अंदर है। और आप आ जाएं PTI के अंदर, तो PTI की सिंध में मुझे कोई निश्चित ऐसी कोई नज़र फ़िलहाल नहीं आ रही है। मगर आप बलूचिस्तान में हो सकता है कि कोयटा की एक सीट ले, मगर KPK और पंजाब के अंदर जो है, क्योंकि उनका मेन मुकाबला JUI और PML-N से है, थोड़ा बहुत पीपुल्स पार्टी और ANP और इन जमायतों से है, तो मैं समझता हूं कि PML-N और JUI का और PTI का जो वोट है वो PTI की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से
वो PMLN या JUI वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। और उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ज़रूर जाएगा, ANP को ज़रूर जाएगा कि जो लिबरल वोट है और वो पीपल्स पार्टी का जो पक्का वोट है वो उसकी तरफ जाएगा, ANP का उसकी तरफ जाएगा। तो मैं उधर भी पंजाब में भी लास्ट इलेक्शन से मैं प्लस देख रहा हूँ और KPK में भी लास्ट इलेक्शन से मैं पीपल्स पार्टी को प्लस देख रहा हूँ। PMLN को मैं लास्ट इलेक्शन से मैं माइनस देख रहा हूँ और इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं देख रहा हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मिलते एक ब्रेक के बाद जाना है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और वो साल के आखिर में वो बता रहे हैं कि जो सितारों की चाल और जो उनकी इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से कि किस किस सियासी जमात का क्या मुस्तकबिल है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप खुद भी बराह रास्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कराची से डिफेंस का हल्का जो NA 241 है शायद उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह, इस हल्के के इंतखाब की वजह भी कोई पॉलिटिकल विजडम है, सितारों की चाल है, या आप समझते हैं कि यहाँ पे जो PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यहाँ पे आप मैदान में कैसे उतरे? देखिए, NA 241 को मैंने खुद सिलेक्ट किया क्योंकि मैं चाहता था कि पीपल्स पार्टी को वो मैं सीट विन करके दूं जो माजी में पीपल्स पार्टी की नहीं रही है, और वो हमेशा MQM और PTI की रही है। 3 मरतबा PTI की रही है, उससे पहले MQM की रही है, और मैं वो सीट विन करके दूं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं कि सिर्फ मैं विन करूंगा मगर मेजॉरिटी के साथ विन करूंगा। उसकी वजह तो एक मेरे 20-25 हज़ार अपने ज़ाती वोट हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि ये एक पढ़ा लिखा तबका है जो तमीज़ और तहजीब और प्लस में इंटेलेक्चुअल लोगों को पसंद करता है, और जिसकी वजह से मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस सीट से लड़ने से, मेरे लड़ने से जो है वो नहीं बल्कि MNA की सीट विन होगी, मगर MPA के जो पहले पीपल्स पार्टी के नहीं PTI के थे वो भी जो है वो पीपल्स पार्टी के इलेक्ट होंगे। तो इस वजह से मैं बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं तो मुझे तो रिजर्व सीट भी मिल गई है, मैं तो रिजर्व सीट के ऊपर वैसे ही आ गया हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं जनरल सीट के ऊपर आऊँ और जनरल सीट जो है ये मैं पीपल्स पार्टी को विन करके दूँ। और कराची, और वो मैंने क्यों सिलेक्ट की ये सीट, क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल सिटी है, मगर कराची के जो हालात में देखता हूँ मुझे उसके ऊपर अफसोस ज़रूर होता है कि कराची एक बड़ा हार्बर फ्रंट होना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले समंदर के अंदर जब गया लॉन्च में तो 50 किलोमीटर तक मुझे गंदगी का आयल नज़र आया। क्यों आया? मुझे जब मैं लंदन जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, तो मुझे एक बहुत बड़ा खूबसूरत समंदर नज़र आता है। हम तो कोस्टल एरिया हमारा 1000 किलोमीटर है, मगर हमने कभी इसके ऊपर सोचा नहीं। अगर डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर लोग अगर सेफ नहीं हो, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स क्यों नहीं है यहाँ पे? अगर आप पूरे 3 करोड़ शहरों को अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर आप रखेंगे तो कैसे होगा आपका सिस्टम? आपका ड्रेनेज और वेस्ट ये मैनेजमेंट अगर आपकी बेहतर नहीं होगी तो कैसे आपका गंदगी का पानी जाएगा? मैं डिफेंस और क्लिफ्टन को ये एक ऐसा मॉडल बनाना चाहता हूँ कि सिर्फ लाहौर की तरह खूबसूरत शाराएं नहीं हो, मगर आपका क्लाइमेट इतना अच्छा हो कि आपकी फ्लाइटें जो है मुतासर नहीं हो, आपके लोग स्मोक से नहीं तबाह हो जाएं। मैं अभी कुछ दिन पहले लाहौर में गया तो मैं सांस लेने के मतलब कैसे हमारे छोटे बच्चे रहते होंगे वो मुझे आगे खदशा नज़र आ रहे हैं। और मेरे जैसा बंदा अगर कराची के ऐसे मेन हल्के से आएगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी कराची की सियासत के ऊपर पड़ेगा, पूरे कराची के हालात के ऊपर पड़ेगा जब मैं कराची की नुमाइंदगी करूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि पोर्ट के ऊपर गंदगी हो, जो बाहर के जहाज आए वो भी वहाँ पे अपना गंदगी और ऑयल फेंक कर चले जाएं और कोई पूछने वाला नहीं हो। हमारी कार्गो के अंदर हम $7 बिलियन जो है 1000 किलोमीटर हमारी कोस्टल एरिया हो, मगर हम $7 बिलियन हम एक्सचेंजर फॉरेन करेंसी हम अपनी जो है सिर्फ कार्गो सर्विस में दें। या यहाँ तो ऐसे होना चाहिए, बड़े शिप होने चाहिए कि लोग जो है यहाँ पे शिपों में जाके शादियां करें, छोटे शिपों में जाके टूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये एक बहुत बड़ी इनकम बन सकती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि MQM ने जो है वो अपना झुकाव नून लीग की तरफ रखा, फिर कहा कि सीट एडजस्टमेंट वो नहीं हुई उनकी और बयान सामने आ गया। MQM के होते हुए MQM का क्लेम है कि कराची में उनका ज्यादा वोट बैंक है, आप डिफेंस की सीट कैसे जीत पाएंगे? और MQM वाकई नून लीग के साथ जाएगी या नहीं जाएगी? और MQM का सियासी मुस्तकबिल कराची और सिंध में आप क्या देख रहे हैं?
मैं लास्ट असेंबली से एमक्यूएम को मैं कम देख रहा हूँ। लास्ट असेंबली में जितनी सीट ओके। थी उससे भी कम देख रहा हूँ। जब किश्वर जहरा, नसरीन जलील जैसी को छोड़ दिया, जो मेन पायोनियर थे, आपस में बहुत बहुत झगड़े हैं, लीडरशिप 2-2, 3-3 सीटों से लड़ रही है, उनको अपनी एक सीट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे। और लोग एमक्यूएम से अब नफरत करने लगे हैं। जिस किस्म की जो टिकट अवार्ड हुए हैं, मैं नहीं समझता कि, और अच्छा। पीपुल्स पार्टी सिंध में जो ज्यादा सीटें ले रही है वो इस वजह से कि और कोई लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास और कोई, कराची के अंदर आप पहले से ज्यादा सीटें ले रही हैं। आपकी दोनों क्या माड़ी की मिल जाएगी, ईस्ट की मिलेगी, वेस्ट की मिलेगी, साउथ की मिलेगी, आपकी तीनों मलीर की मिलेंगी। ये सारी जो जो सीटें अच्छा। निकल रही है लियारी की मिलेगी। आप देखेंगे कि जो कादर मंदोकेल है वो शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल दोनों को हराएगा। ये हरा देगा। आपको बड़े बड़े अच्छा, सरप्राइज नजर आएंगे कराची में, बिल्कुल हरा देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप सितारों की चाल के मुताबिक, वैसे भी जितने पॉलिटिकल ऑपरेशन होते हैं भी, आप हैं तो वैसे सर्जन, मुझे लगता है कि आपसे कंसल्टेंसी कहीं ना कहीं होती है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर मरकज में हुकूमत बना सकते हैं? मैंने आपको कहा कि पीपुल्स पार्टी किंग पार्टी होगी और पीपुल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी दूसरे इत्तेहादियों के साथ। बड़ा इत्तेहादी उसमें पीटीआई होगा या पीएमएल-एन होगा, ये वक्त साबित करेगा। और दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा कि झगड़ा होगा अपोजिशन के ऊपर, कि अपोजिशन लीडर पीएमएल-एन का बने या अपोजिशन लीडर जो है वो पीटीआई का बने। ये झगड़ा होगा, हुकूमत का झगड़ा नहीं होगा। दोनों में से जिसको अपोजिशन लीडर मिला वो उधर चला जाएगा, बकाया जो है ये बंदा जो है वो इधर आ जाएगा गवर्नमेंट में। अच्छा, जीडीए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या सूरत हाल है? मैं नहीं समझता कि ये कोई आपको रिजल्ट दे सकेंगे। नहीं, इवन अच्छा। जो बदीन वाली सीट है वो भी मैं पीपुल्स पार्टी की देख रहा हूँ। अच्छा, जो जुल्फकार मिर्जा साहब की गालबन? हाँ, वो भी पीपुल्स पार्टी की मैं सीट देख रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि वो पीपुल्स पार्टी की सीट वो निकाल सकेंगे, जीडीए निकाल सकेगी वो भी सीट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सितारों जेयूआई के की तो मैं हाल बिल्कुल नहीं है देख रहा, और जो आपकी जमायत इस्लामी की फिर भी देख रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो सितारों के हाल है और जो आपका एनालिसिस है, 2024 का साल, 2023 का तो जूं तू जैसे गुजर गया, 2024 का साल मुआशी तौर पे पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी का साल होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, 2024 में मुआशी तौर पे कोई बेहतरी नहीं होगी? अच्छा। नहीं। और रीजन की सिक्योरिटी को कैसे देख रहे हैं? 2024 और 2025 दोनों अभी मैं पाकिस्तान के मुआशी हालात को इतने बेहतर नहीं देख रहा हूँ। 2026 से पाकिस्तान का इंक्लाइन होगा। तो और ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है हमारे मुल्क की, इसको आप बेहतर देख रहे हैं? और बिलखसूस जो भारत की जो वो हर्जा सराई है और इंटरवेंशन है पाकिस्तान के अंदर, और मोदी जो है अपना इलेक्शन जीतने के लिए तमाम तकदोस कर रहा है, उसके ऊपर कैसे क्या कमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ वो चीजें जब एक रिकंसिलेशन के साथ एक पोलाइट और समझदार सियासतदान आगे आएंगे तो उन चीजों में बेहतरी आएगी, और उसके रिजल्ट ये होंगे कि साल 2 साल के बाद हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी और ये हालात उस तरफ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो पीपल्स पार्टी किंग पार्टी होगी, तो वजीर आजम जो है वो सदर जरदारी साहब होंगे या बिलावल भुट्टो साहब होंगे? सितारे क्या कहते हैं? देखिए, वो जरदारी साहब जो फैसला करेंगे, वो किंग जो है, मैंने जो देखा है वो उसमें यह है कि जरदारी साहब की जो बर्थडे है वो 8 फरवरी के हिसाब से वो जो बता रही है सितारों के हिसाब से कि किंग जो है वो राज सिंहासन उनके हवाले होगा, फिर वो जिसको बिठाएं। और सदर भी पीपल्स पार्टी से होगा? अब ये तो जब एक किंग की बात मैंने कर दी कि वो लीड करेंगे, ठीक है, लीड उसकी होगी, बाकी जो है वो लाजमी है मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होगी। तो इस वजह लीड करते हुए जब एक कंसल्टेशन के साथ और कंसेंसस के साथ एक गवर्नमेंट बनती है तो लाजमी है उसमें कुछ भी हो सकता है, मगर फैसला उसमें बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा इलेक्शन में? मेरे हिसाब से रहेगा। मेरे हिसाब से बल्ले और का आप ये कह रहे हैं कि बाली, मेरे हिसाब से पीटीआई के कैंडिडेट भी रहेंगे
और मगर इमरान ओके। खान का सियासत के अंदर रोल, क्योंकि कर्मा थ्योरी उसके खिलाफ है, उसके अमालों की वजह, तो इस वजह से वो नहीं रहेंगे उसके अंदर इम्पॉर्टेंट, मगर पीटीआई भी रहेगी और लोग भी इलेक्ट होंगे और भले का निशान भी मैं देख रहा हूं कि वो रहेगा। और लगे आप यह भी बता दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज लाई की सियासत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, परवेज लाही और शाह महमूद की, अब इस मैंने देखा नहीं उस हवाले से कि शाह महमूद की क्या सियासत रहेगी, और मैंने जो पूछा है वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछा है, शहबाज शरीफ के बारे में पूछा है, पीपुल्स पार्टी के बारे में पूछा है और इमरान खान के बारे में पूछा है। तो जो उसके अंदर जो मुझे बताई गई चीज़ें वो, और जो मेरी सियासी विजन है और जो मेरी इंफॉर्मेशंस हैं, उन सबको जब मिलाया है तो जिस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं उसका मैंने आपको नटशेल बताया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर रमेश कुमार साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपनी प्रेडिक्शंस आप हमारे सामने रखी, हमने आपसे शेयर की। अब देखना यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद क्या पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम साइफर के हवाले से बात करेंगे और हमारे मेहमान होंगे राजा खालिद महमूद एडवोकेट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, साइफर का मामला अजीब रुख इख्तियार कर गया कि वहाँ पे अडयाला जेल में उसकी जो समाअत है जारी है। गवाहान के बयानात जो हैं कलमबंद हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त पे दरख्वास्त चल रही है, कभी जज के सामने और कभी हाई कोर्ट में और कभी कहीं। और उनको इस बात पे एतराज़ है कि इतना स्पीडी ट्रायल शायद क्यों हो रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने सामने रखी। इस हवाले पे ऐसे गुफ्तगू करने के लिए राजा खालिद महमूद एडवोकेट हमारे साथ है। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काश साहब? जी, थैंक यू। राजा साहब, ये बताएं कि ये साइफर का मामला, तहरीक इंसाफ को एतराज ये है कि ये स्पीडी ट्रायल हो क्यों रहा है। ये एक्चुअली मामला है क्या? अब और हाई कोर्ट ने जो आज 2 दरखास्तें थी उनको समाअत की। कंफ्यूजन ये है कि ट्रायल रोक दिया गया है या इन कैमरा ट्रायल की जो प्रोसीडिंग है वो रोक दी गई है। क्या क्या सूरत हाल क्या है, कंफ्यूजन क्या है इसमें? देखिए, बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिसेस हैं कि प्रोलॉन्ग किया जाए इसे, ताकि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब को सजा ना हो सके और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। तो अब इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर है, एक्सप्रेस ऑर्डर है उनका, जिसमें कोई इबाम नहीं कि इसे 30 दिनों के अंदर कंक्लूड किया जाए साइफर केस को। लेकिन कभी कोई एप्लीकेशन चली जाती है, कभी कोई एप्लीकेशन चली जाती है। मेरे ख्याल में जो ट्रायल जज हैं उन्हें भी चाहिए कि जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, जो साफ़ी हैं, एक मतलूबा तादाद के मुताबिक या एक उनकी तादाद मुअय्यन कर लें, फिक्स कर लें, उन्हें इजाज़त दें कि उसे कवर कर सकें। कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए, कोई कदगन नहीं है, कोई केवल नहीं है। तो शायद इसी बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उस ट्रायल को रोका। जब ओपन ट्रायल का इससे पहले कहा गया तो फिर ओपन ट्रायल को वसी मानों में लिया जाना चाहिए कि मुनासिब हद तक साफियों को एक्सेस दी जाए, उनकी जो मुल्जमान हैं उनकी फैमिलीज को एक्सेस दी जाए। तो ये ताकि प्रोलॉन्ग ना हो सके, ये मजीद डिले ना हो सके। ऑलरेडी ये खासा डिले हो चुका है। ये बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस है, जिसमें 2 और 2 4 की तरह क्लियर है, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने अगर मेहनत की, वो अपना इल्जाम साबित कर सके, तो उनके पास बहुत कुछ है साबित करने के लिए। तो ये नहीं राजा साहब, प्रोसिक्यूशन ने 20-22 लोग जो हैं, बल्कि 25 लोग तक की शायद फहरिस्त है, उनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मौजूद हैं, असद मजीद साहब मौजूद हैं बतौर गवाह। तो इसमें अब या तो ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के वकीलों को लगता है कि साइफर केस में शायद जो कंक्लूजन हो रहा है और सजा की तरफ मामला जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिले करना चाह रहे हैं। जी, यही बात है, ये बिल्कुल यहाँ है। मैंने कहा ना कि ये ओपन एंड शट केस है, 2 और 2 4 की तरह क्लियर केस है। इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ये केस साबित है, साबित शुदा केस है। मैं कहता हूँ कि ये आसानी से प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इससे, इस तरह की डिलेइंग टैक्टिसेस से, ये इसका ट्रायल डिले करके वो चाहते हैं कि 8 फरवरी तक सजा ना हो सके।
तो इसकी प्रोसीडिंग को प्रोलॉन्ग किया जा सके। मैं समझता हूँ कि एक तरफ देखें कि जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है, इंसाफ की जमात। तो एक उनका जब दूसरे के लिए बात होती है तो कहते हैं जी कि उसका ट्रायल जल्दी क्यों नहीं हो रहा। पिछला दौर आपने देखा कि 4 साल के अंदर जो वो करते रहे कि इन लोगों को सजाएं फौरन क्यों नहीं हो रही। और दूसरी तरफ जब अपने पे आती है, चाहे वो ये फॉरेन फंडिंग का केस हो, साइफर केस हो, तोशाखाना केस हो, कोई भी केस हो, तो उसमें उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से कि जितना उसे प्रोलॉन्ग कर सकें प्रोलॉन्ग किया जाए, डिलेइंग टेक्टिक्स इस्तेमाल की जाए। तो मैं दूसरा कोर्ट्स को थोड़ा सा देखना अभी होगा कि अभी हाई कोर्ट अब हाई जी कोर्ट की जानिब से इस ट्रायल को रोक दिया गया है या ट्रायल चलता रहेगा और सिर्फ मीडिया की फैसिलिटेशन का जो मामला है उसको हैंडल करना है? देखिए, अभी तो ऑर्डर मेरे सामने नहीं है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन जो मैंने देखा, जो न्यूज में आया वो यही कि हम्म। ट्रायल को रोक दिया गया। ट्रायल को रोक दिया गया हम्म। तो फिर अब नेक्स्ट डेट पे प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी लोग हाजिर होंगे। फिर कोई बात तय होगी कि आपने इतने सहाफी अंदर जाने देने हैं, इसे इन कैमरा नहीं बल्कि इसे आपने जो मुनासिब हद तक पब्लिक है या जो जर्नलिस्ट है या मीडिया है उन्हें इसकी रसाई होनी चाहिए। वो कर देनी चाहिए थी जज साहब को भी, जो ट्रायल जज हैं, कि एक दफा इसी पॉइंट पे केस नहीं, रिमांड सहाफी हुआ। तो जाते रहे हैं अंदर। काफी जा रहे हैं, सहाफी पता तो नहीं फिर महदूद अब तादाद इसका। में जाते रहे हैं। जी जी, महदूद तादाद में अब जा रहे हैं मेरे ख्याल में, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। और अब मैं, मेरे सामने चूंकि पिटिशन भी नहीं है और ना है, और ना उस तरह से तो कोर्ट का ऑर्डर, तो राजा साहब इसमें मुझे ये बताएं, राजा साहब मुझे ये बताएं कि आप इस बात पे कन्विंस हैं कि ये जो साइफर केस है इसको बेसिकली इसलिए प्रोलॉन्ग किया जा रहा है ताकि जो सजा ना हो सके और जो नाअहली है, जिस ताकि इलेक्शन की एलिजिबिलिटी जो है बानी तहरीक इंसाफ की वो कायम रहे और वो इलेक्शन से बाहर ना हो। आप ये इस बात से कन्विंस हैं? बस। जी जी, बिल्कुल, आई एम फुली कन्विंस्ड के चाहते यही हैं कि इमरान खान साहब के सर पे एक लटकती तलवार है। ये 8 फरवरी तक ये ट्रायल इसका कंक्लूड नहीं होना चाहिए। उन्हें भी अंदाजा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है प्रोसिक्यूशन के पास। और ये सजा का केस बनता है, प्रेमा फिशाई जिसे हम कहते हैं कि बादियों नजर में इट्स अ केस ऑफ कन्विक्शन। तो वो जब सजा हो जाएगी उन्हें तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब। तो उनका एक लीडर भी मैदान में नहीं बचेगा जो अपनी टीम को लीड कर सके आइंदा जो इलेक्शन है 8 फरवरी के उन तक। चूंकि ये नफसियाती तौर पे भी ऐसा लेकिन होता है कि आप कल तहरीके भी जो। राय साहब, तहरीक जी जी इंसाफ के पास ऑप्शन तो मौजूद है ना जी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, पिशावर हाई कोर्ट चले जाएंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन के फैसले में उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट में पिटीशन की और वहां से उनको रिलीफ मिल गया। तहरीक इंसाफ बहरहाल अपने लीगल ऑप्शन तो एक्सरसाइज करेगी अपने चेयरमैन को बचाने के लिए। जी, वो डेफिनेटली उनके पास है, लेकिन वो उनका ख्याल ये है ना कि अभी अगर सजा हो जाती है 30 दिनों के अंदर इसका कंक्लूड होके साइफर केस का रिजल्ट सामने आ जाता है, तो फिर उनके पास कम टाइम बचता है कि हाई कोर्ट से जाके उस जो सेंटेंस है, जो कन्विक्शन है, उसे सस्पेंड करवा सकें। लिहाजा वो चाहते हैं कि इधर ही इतना डिले हो जाए कि ये 8 फरवरी तक हमें सजा ना हो सके। ये सिर्फ उस सजा से बचने के लिए डिलेइंग प्रैक्टिसेस है। तीस तीस दिन ये के उन्हें। अंदर केस 30 दिन के अंदर केस राय साहब, 30 दिन के अंदर केस कंक्लूड करने का ऑर्डर भी तो हाई कोर्ट का ही, और फिर रुकने का अभी ऑर्डर हाई कोर्ट का। तो अजीब ये मामला नहीं है अदालतों की तरफ से भी जो ये बहुत ये बहुत ही अजीब मामला है। देखिए कि उसी हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं वो ये कहते हैं कि इसे प्रोलॉन्ग ना करें, 30 दिनों के अंदर कंक्लूड करें। अब दूसरे एक जज साहब वो उठ के तो उसका ट्रायल रोक देते हैं। उन्हें चाहिए था कि इसका ट्रायल वो कंटिन्यू करते और उसके बाद ये, और आज ही डायरेक्शन दे देते जी कि आप इतने, या कल के लिए फिर रख लेते, प्रोसिक्यूशन को बुला के जज साहब को कहते, डायरेक्शन दे देते कि जो भी इनके तहफात हैं विद रिगार्ड टू ओपन ट्रायल, उससे उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरी की जाए। तो फिर वो ट्रायल वहाँ पे, ताकि ट्रायल में कोई रुकावट ना आती।
आप उसमें उसे ट्रायल को रोक रहे हैं और छुट्टियों के बाद रख रहे हैं, तो इस दौरान तो ये ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए था। जिस तरह आपने बताया कि 20 से ज्यादा जो विटनेसेस हैं वो एग्जामिन हो चुके हैं, लेकिन डिफेंस ये करता है कि वो पहले तो विटनेसेस को क्रॉस नहीं करते, क्रॉस एग्जामिन नहीं करते। 2-3 विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करके वो कोई ना कोई पिटीशन लेके किसी हाई कोर्ट में चले जाते हैं। अब इसी तरह आप देखिए कि पेशावर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ के ये पेशावर हाई कोर्ट में चले गए इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ। अब पेशावर हाई कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके करीब भी था और उसकी डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन बनती है। इससे पहले जितने भी इनके खिलाफ ऑर्डर्स पास राय साहब होते रहे, ये आखिर में इस्लामाबाद हाई। राय साहब आखिर में सिर्फ ये जी बताइए जी। कि शायद ये वजह भी तो हो सकती है कि वहां पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि पिशावर में हुए, तो जिसकी वजह से वो पिशावर हाई कोर्ट गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के जितने नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शंस तो इन्होंने जो सूबों के थे ना, वो तो सारे इस्लामाबाद में बैठ के करवाए। ठीक है। हम्म। हम्म। दूसरी बात ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अगर केस की तरफ जाया जाए तो वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे। सारी पार्टीज, मैं नहीं कहता कि उनके इलेक्शन बिल्कुल अप टू द मार्क होते हैं, अप टू द स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन वो कम से हम्म। कम पेपर्स को तो कोई काला करते हैं ना, जो फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करते हैं। आपने जो इंसाफी फहरिस्तें हैं वो नहीं दी, आपने मेंशन ही नहीं किया कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होगा। फिर आपने ना तो जो राइवल कैंडिडेट्स थे या किसी को भी आपने फॉर्म तक जारी नहीं किए। तो एक जो नामजदगी जेल से हुई, उसी नामजदगी को आपने बैठ के तो वो ठीक हो गया। डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे प्रेसिडेंट होंगे। और वहां पे खाली कुर्सियां वो मुंह चिढ़ा रही थी कि बिल्कुल इनके मेंबर्स तक वहां पे ठीक मौजूद हो नहीं गया। थे। तो ये, जी जी, तो इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई ऐसा ऑर्डर ठीक हो पास किया था तो उसे चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू सेल करते। लेकिन इस तरह जुडिशरी भी बदनाम हो रही है कि कोई शायद वहां पे मनपसंद जजेस बैठे हैं जो इनको रिलीफ दे रहे हैं, तो इस वजह से फलां केस के लिए फलां हाई कोर्ट और फलां केस के लिए फलां हाई कोर्ट। ठीक हो पिक गया। एंड चूज नहीं हो, ठीक हो गया। सिलेक्टिव जस्टिस नहीं ठीक हो होना गया, चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और नतीजा हमने आप पर छोड़ा, क्योंकि आवाम से बेहतर कोई नतीजा नहीं निकाल सकता। कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।